ये है MSI की तरफ से G244E2 और ये 10,000 रुपये के आसपास बहुत ही अच्छा मल्टीपर्पज़ मॉनिटर है। हाँ, ये मेनली गेमिंग के नाम से बिकता है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी अलग अलग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी है। और क्योंकि मैं ज़्यादा देर ऐसे खड़े नहीं रह सकता हूँ, तो इसको इसकी जगह पे रखते हैं और शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लग रही है और इसको खोलते ही इसमें कई एसेसरीज मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ पेपर वर्क्स जिसमें ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, और उसके साथ वॉल माउंट के लिए कुछ स्क्रूज भी मिल जाते हैं जिसके लिए वॉल माउंट अलग से लेना होगा। साथ में एक एक्सटर्नल पावर अडेप्टर है, एक HDMI केबल है, पावर अडेप्टर के लिए एक 3 पिन प्लग और एक 2 पिन प्लग है, और बीच में इसके स्टैंड का बेस जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, और फिर इस बेस में लगने वाला मेटालिक स्टैंड जिसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जैसे तैसे इस थर्माकोल के कवर को हटाकर हमें मिलता है ये मॉनिटर। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है और इसके पीछे का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, जो वैसे भी किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन इसे एक अच्छा टच देता है। तो ये है इसके पूरे बॉक्स कंटेंट। हमारा मेन मॉनिटर, एक्सटर्नल पावर अडेप्टर, स्टैंड का बेस, 2 पिन और 3 पिन प्लग्स, एक HDMI केबल, कुछ पेपर वर्क्स और ये बड़ा सा मेटालिक स्टैंड। एक और चीज़ जो मैं इसके साथ चाहता था वो है एक DP केबल, लेकिन इसमें सिर्फ एक HDMI केबल है जो काफ़ी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी देखे तो बहुत अच्छी लग रही है। मॉनिटर की बॉडी प्लास्टिक है और इसका स्टैंड मेटालिक है, और जितनी भी केबल्स हैं वो भी स्टैंडर्ड है, तो उनमें भी कोई क्वालिटी इश्यूज नहीं लग रहे हैं। इस मॉनिटर को इंस्टॉल करना भी काफ़ी आसान है। जितने भी स्क्रूज हैं वो मॉनिटर के स्टैंड के साथ मिलते हैं और एक नॉर्मल से स्क्रू ड्राइवर से इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस स्टैंड की एक खास चीज़ है कि इसके बीच में जो होल है उससे इस मॉनिटर की जितनी भी केबल्स है उसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब इस मॉनिटर की बात करते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत शानदार हैं। इसमें 23.8 इंचेस की IPS स्क्रीन है जिसका 1920 by 1080p का रेजोल्यूशन है। इसका रिफ्रेश रेट 180 हर्ट्ज का है और इसका रिस्पॉन्स टाइम 1 मिली सेकेंड्स का, यानी कि इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत शानदार होने वाला है। उसके साथ इसमें 118% sRGB, 91% Adobe RGB और 88% DCI-P3 कलर गैमेट है, तो जो कलर प्रोडक्शन होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होगा। मैंने बहुत हल्का सा येलोइश टिंट भी नोटिस किया था, लेकिन वो बहुत ही रेयर ओकेशंस में समझ में आता है। तो उसके अलावा इसका वाइट बैलेंस भी बहुत अच्छा है। इसमें एंटी ग्लेयर स्क्रीन है जो बहुत अच्छा दिखता है, और इसके व्यूइंग एंगल्स भी बहुत अच्छे हैं, जिससे किसी भी एंगल में देखने पर इसमें डिमिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। प्लस मैंने इसमें कोई भी स्क्रीन रीडिंग नोटिस नहीं किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके बेजल्स भी काफ़ी थिन है, तो नॉर्मल डे टू डे एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। इसमें नेविगेशन के लिए स्पेसिफिकली कोई बटन्स नहीं है, लेकिन इसके बॉटम राइट में पीछे तरफ एक जॉयस्टिक है। उससे इस मॉनिटर के साथ आने वाले प्रीलोडेड ऑप्शंस के साथ इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इस जॉयस्टिक के नेविगेशन के बारे में थोड़ी देर से बात करेंगे। डिजाइन वाइज भी इसके पीछे काफी अच्छे टचेस दिए गए हैं। जो इसका लोगो है और कुछ और एलिमेंट्स हैं उसको थोड़ा ग्लॉसी लुक दिया है, जो बहुत अच्छा दिखता है। बस इसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये वैसे भी दीवार के साइड फेस करने वाला है और किसी को दिखने के चांसेस कम ही हैं। और इसके पीछे इसके पोर्ट्स मिल जाते हैं जो डाउनवर्ड्स फेसिंग हैं। इसमें 2 HDMI 2.0 पोर्ट्स हैं, एक DP 1.2A पोर्ट है, एक ऑडियो आउटपुट पोर्ट है और एक पावर इनपुट। राइट साइड में नीचे की तरफ एक लाइट इंडिकेटर है जो मॉनिटर ऑन होने पर व्हाइट कलर का होता है और मॉनिटर के स्लीप मोड में ऑरेंज रहता है। अब इसके साथ मैं अपना अभी तक का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो लगभग पहले 1 हफ्ते के लिए मैं इसे यूज़ नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें HDMI पोर्ट नहीं है। तो अपने लैपटॉप के साथ यूज़ करने के लिए या तो मुझे एक Type-C to HDMI केबल या फिर Type-C to DP पोर्ट केबल की ज़रूरत थी, और मुझे लग रहा था कि ऑफलाइन स्टोर्स में मुझे आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ऑफलाइन स्टोर्स में सिर्फ Type-C to HDMI अडेप्टर मिल रहा था, जिसका 1080p में मैक्सिमम 60 हर्ट्ज का आउटपुट है। तो उससे तो मैं इस मॉनिटर को अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। फिर मैंने अमेजोन से एक Type-C to DP केबल ऑर्डर किया जो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गया था। फिर जब मुझे वो केबल मिल गई थी तब मैं इस मॉनिटर को अच्छे से यूज़ कर पा रहा था और डिफरेंस अलग ही समझ आ रहा था। इस मॉनिटर का बेहतर कलर प्रोडक्शन और इसके ज़्यादा रिफ्रेश रेट दोनों नॉर्मल डे टू डे यूजेज में अलग से ही समझ आ रहे थे। इसकी कलर एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, जिसकी हेल्प से कलर करेक्शन में और फोटोज या फिर वीडियो एडिट करने में बहुत मदद मिलती है। प्लस जो कंटेंट कंजम्पशन है, जैसे कि मूवीज़ या फिर TV सीरीज़ या फिर नॉर्मल यूट्यूब वीडियोज़, उनका भी एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा रहा है। और क्योंकि ये एक गेमिंग मॉनिटर है तो थोड़ा सा गेमिंग का एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। मैंने इसमें अभी तक 2 ही गेम्स खेले हैं, एक ऑनलाइन में PUBG PC और ऑफलाइन में डेज गॉन। दोनों ही बहुत पॉपुलर गेम्स हैं और दोनों में विजुअल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। नेविगेशन सेक्शन में गेमिंग के लिए अलग अलग प्रीसेट्स भी है जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उनकी जगह मैं sRGB मोड में रहना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उस मोड के कलर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब इनके नेविगेशन सेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस मॉनिटर के कई इनबिल्ट फीचर्स मिल जाते हैं। मॉनिटर के पीछे एक जॉयस्टिक है जिसको प्रेस करके इस नेविगेशन पैनल को ओपन कर सकते हैं और इसमें कस्टमाइजेशन के कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले है गेमिंग।
क्योंकि ये गेमिंग मॉनिटर है तो इसमें गेमिंग के लिए कई फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें अलग अलग गेम मोड्स हैं जो आप अपने हिसाब से किसी भी गेम का विजुअल एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए या फिर उनमें हल्का सा अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए यूज कर सकते हैं। उन अनफेयर एडवांटेजेस के लिए इसमें नाइट मोड भी है जो डार्क एनवायरनमेंट्स को ब्राइट कर सकता है। इसमें कई लेवल्स हैं और एआई का भी ऑप्शन है जो सिचुएशन के हिसाब से डार्क एनवायरनमेंट्स को ब्राइट करता है। और बाद में इसमें 3 रिस्पॉन्स टाइम के सेटिंग्स हैं जो मैं नॉर्मल में ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि बाकियों में भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। फिर है MPRT जो मोशन ब्लर और घोस्टिंग को कम कर देता है जिससे और स्मूथ विजुअल्स मिल जाते हैं। और फिर रिफ्रेश रेट को भी डिस्प्ले करने का ऑप्शन है जो शायद किसी काम का नहीं है क्योंकि ये फ्रेम रेट को डिस्प्ले नहीं करता है बल्कि जिस रिफ्रेश रेट में आपने मॉनिटर सेट किया है सिर्फ उसे डिस्प्ले करता है। और उसके बाद अलार्म क्लॉक है जो बेसिकली एक स्टॉप वॉच है और फॉर सम रीजन ये गेमिंग सेक्शन के अंदर है। स्क्रीन असिस्टेंस का एक ऑप्शन है जिससे आप एक क्रॉसहेयर को एज अ ओवरले सेट कर सकते हैं। और फिर एडेप्टिव सिंक भी है जो स्क्रीन टेयरिंग और स्टटर को कम करके गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर देता है। फिर गेमिंग के बाद है प्रोफेशनल सेक्शन। इसमें प्रो मोड है जिसमें अलग अलग स्क्रीन प्रोफाइल्स मिल जाती है। मैं इनमें से sRGB मोड प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें कलर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। फिर ब्लू लाइट को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है और उसके साथ HDRC और MPRT ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन है। और फिर इमेज एनहांसमेंट भी है जो हल्का सा कलर को ट्वीक करता है और साथ में शार्पनेस को भी बढ़ा देता है। फिर इनके बाद इमेज सेक्शन है जिसमें ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस और कलर टेम्परेचर को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में स्क्रीन रेशियो का भी ऑप्शन है जिसमें 16:9 सिलेक्ट कर सकते हैं जो डिफॉल्ट है और 4:3 सिलेक्ट कर सकते हैं जो बहुत से प्रोफेशनल गेमर्स यूज करते हैं। ये एक्चुअली रेशियो को चेंज नहीं करता है बल्कि ये साइड से इन्हें कंप्रेस कर देता है तो स्क्रीन वर्टिकली थोड़ी स्ट्रेच्ड लग सकती है। इनके बाद इनपुट सोर्स को चेंज करने का भी ऑप्शन है और नेविगेशन की के कस्टमाइजेशन का भी। नेविगेशन जॉयस्टिक को नॉर्मली प्रेस करके ये पूरा लेआउट खुलता है लेकिन उसकी जगह इसको ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं करके भी कुछ शॉर्टकट्स ओपन कर सकते हैं। और मैंने एक चीज जो साइंटिफिक मेथड यूज करके ढूंढा है कि इसमें एक डेडिकेटेड पावर बटन नहीं है तो पावर ऑन ऑफ करने के लिए इसके जॉयस्टिक को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ता है। ऐसा इनके पेपर वर्क्स, वेबसाइट या बहुत से रिव्यूज में भी मेंशन नहीं है तो ये काम आ सकता है। और लास्टली इस नेविगेशन पैनल के लिए भी कुछ सेटिंग्स हैं जिससे इसकी ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑल टाइम मॉनिटर पे डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर इसे पूरा रीसेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये नेविगेशन काफी काम का है और इससे काफी कस्टमाइजेशन मिल जाता है। अब इसके डाउनसाइड्स की बात करें तो ऐसा कोई खास डाउनसाइड लगा नहीं मुझे। 2 चीजें हैं, एक ये कि इसका ऑन ऑफ टाइम थोड़ा सा स्लो है। अगर लैपटॉप या पीसी स्लीप मोड में चला जाए तो इसे तुरंत ऑन होने में लगभग 3 से 5 सेकंड का डिले रहता है। तो जैसे कोई स्टैटिक काम करते समय हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उस बीच हमारा सिस्टम अगर स्लीप मोड में चला जाए और हम उसे तुरंत ऑन करना चाहे तो मॉनिटर को ऑन होने में फिर भी 3 से 5 सेकंड लग सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि जो नेविगेशन का प्रो मोड है उसे एज अ शॉर्टकट सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रो मोड में से मैं sRGB और एंटी ब्लू मोड में शिफ्ट करते रहता हूँ तो पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि ये एक शॉर्टकट भी हो सकता था। और अभी तक इन दोनों के अलावा मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक डाउनसाइड नहीं लगा है। हो सकता है थोड़ा और यूज करते करते एक आध डाउनसाइड और आ जाए। तो ऐसा जब भी होगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। We'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.